नमस्ते। बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड, ये आपका 5वां पेपर है कथेतर गद्य साहित्य। हमने इसमें गए लेक्चर में कथेतर गद्य साहित्य में जो आपको मैंने पहले ही कहा है कि गद्य प्रभा और गद्य गौरव है। गद्य प्रभा में हमने इसके पहले त्यागमूर्ति निराला जो संस्मरण है शिव पूजन सहाय जी का, उसे देखा है। उसके बाद हमने भारतीय संस्कृति पर आधारित जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है उनका व्याख्यान है, इसके बारे में हमने शुरुआत की है। जैसे कि उन्होंने किस प्रकार से कहा है कि हमारे भारत में किस तरह मुख्य भाषाएं हैं जो प्रचलित भी है, और बोलियों का भी हम कह सकते हैं कि उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने एक कहावत भी यहाँ पे दी है कि कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। अब भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। अब वो कहते हैं कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता भिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंगों की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसका प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है। अगर हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की अलग अलग जातियों के लोग वास्तव करते हैं, विभिन्न धर्म हैं, लेकिन एक अपरिचित आदमी ऊपरी तौर पर अगर देखता है तो उसे यह अलग अलग लगेगा, लेकिन जब वो उतनी गहराई से अंदर झांकता है तो उसको एक प्रकार की समानता, एकता दिखाई देती है। जैसे उन्होंने उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि फूलों की माला जब बनती है, फूलों को पिरोकर जो हार तैयार होता है, तो उसका, या फिर कह सकते हैं कि फूलों के साथ साथ जो हम मणि की माला भी बनाते हैं, तो वो केवल प्रत्येक मणि या फूल दूसरे से न तो अलग है और न अलग हो सकता है, केवल अपनी सुंदरता से लोगों को वह आकर्षित करता है, मोहता है। यही नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित भी होता है और उसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हमारे वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों का और प्रवाहों का मंगल संगम स्थल बनकर एक प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कह सकते हैं कि रहे भी हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग रही हैं। प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न, फल, फूल पैदा करती है और सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहता है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस सारे देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। भारतीय संस्कृति हम कह सकते हैं कि जो पहले भी कहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक भाषण या व्याख्यान का अंश मात्र है।
इसमें उन्होंने बताया कि भारत जैसे विशाल देश में जीवन और रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति, धर्म की मनियों को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यदि विदेशी व्यक्ति जो भारत की विभिन्नताओं से पूरी तरह अनभिज्ञ हो, अगर वह भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करे तो इस देश की विभिन्नताओं को देखकर वह कहता है कि एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। यहाँ एक और उत्तर में बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ है तो दूसरी तरफ दक्षिण में बढ़ने पर समतल मैदान, फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा आदि की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। पश्चिम से पूर्व में भी विभिन्न विषमताएं भी हैं। भारत में एक तरफ हिमालय में कठोर सर्दी, वही दूसरी ओर समतल मैदानों में जलती हुई लू यानी गर्म हवाएं और कन्याकुमारी का सुहावना मौसम भी है। यहाँ अगर असम में वर्षा 300 इंच तो जैसलमेर में 2 इंच होती है, जैसे हमने पहले भी देखा है। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कि भारत में नीति व अध्यात्म ऐसा दोस्त है जो संपूर्ण भारत में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में बहता रहता है। प्रसाद कहते हैं कि भारत में नीति व अध्यात्म ऐसा द्योत है जो संपूर्ण भारत में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में बहता रहता है। हमारे देश में उच्च चरित्र वाले तथा आत्मिक चेतना से संपन्न महापुरुषों का जन्म होता रहा है, जिनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत मानवता के लिए आवश्यक है। भारत में स्थापित प्रजातंत्र से मानव को अपना पूरा विकास करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और सामूहिक सामाजिक एकता के विकास का मार्ग भी अग्रसर हुआ है। भारतीय संस्कृति का मूल आधार अहिंसा है और अहिंसा का दूसरा रूप ही त्याग माना गया है। हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ है जो भोग के रूप में हमारे सामने आता है, परंतु हमारी सभ्यता के अनुसार भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है। वह त्याग भोग में ही पाया जाता है। त्याग की भावना का मन में उद्भव होने पर मन में अपार सुख और शांति का अनुभव होता है। वह कहते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत ने विभिन्न देशों की संस्कृति को अपने में मिलाया व स्वयं भी उनमें मिश्रित हो गया और देश व विदेशों में एकता, प्रेम व भाईचारे के साथ स्थापित की गई है। भारत ने दूसरों पर कभी अत्याचार नहीं किया, बल्कि उनके हृदयों को जीतकर अपना प्रभुत्व कायम रखा है। वैज्ञानिक औद्योगिक विकास के भयंकर परिणामों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। विपत्तियों के आने पर घबराना नहीं चाहिए। पहले भी प्रकृति द्वारा या मानव द्वारा किए गए अत्याचारों से हम विचलित नहीं हुए हैं। यह साम्राज्य बने और समाप्त हुए, संप्रदायों का उत्थान हुआ, पतन भी हुआ है, परंतु हमारी संस्कृति निरंतर बनी रही है और बनी रहेगी। अपने बुरे दिनों में भी हमारे यहाँ बहुत से विद्वान हुए। अंग्रेजों द्वारा पारतंत्र होने पर भी यहाँ गांधी, रविंद्र, अरविंद, रमन जैसे लोगों का जन्म हुआ जो सारे संसार के लिए आदर्श बन गए थे। हमारे देश के प्राण जीवन रेखा देश में व्याप्त सामूहिक चेतना है जो नगर और ग्राम, प्रदेश, संप्रदाय, वर्ग, जातियों को एक सूत्र में बांधती है। अब हम अपने देश भारत में उन अन्यायों व अत्याचारों को नहीं दोहराना है जो समाज में संघर्ष को जन्म देते हैं। हमें अपनी ऐतिहासिक, नैतिक, सांस्कृतिक चेतना के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। हमारे अंदर स्वयं के कल्याण की भावना न होकर जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। आज विज्ञान के विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के हाथ में अतुलनीय और अद्भुत शक्तियाँ हैं, जिनका उपयोग व्यक्ति व समूह के उत्थान पतन के लिए हो रहा है। इसलिए हमें जन कल्याण की भावना को जागृत करना ही होगा। वर्तमान में भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर कृतियों के साथ स्वाद को संपूर्ण भारत को चखाने के लिए उसका देवनागरी हिंदी में प्रकाशन साहित्यिक संस्थानों को करवाना चाहिए।
दूसरी तरफ एक ऐसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता है जो इन सभी भाषाओं के आदान प्रदान को अनुवाद के माध्यम से कर सके। साहित्य संस्कृति का एक रूप है। इसके अतिरिक्त नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला इसके दूसरे रूप। भारत इन सब कलाओं में एक रूपता के द्वारा अपनी एकता को प्रदर्शित करता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर, हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डालकर, हमारे मृतप्राय शरीर में एक नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया है। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास करे, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उसके विकास के पथ अहिंसा के हो। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो बहुत करके भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है। व्यक्ति के बीच के विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच के विरोध, समाज और समाज के बीच के विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसीलिए हमारे भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और पसरने दिया। भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों का अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलाने दिया, और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सहृदय से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती किसी ने कब्जा नहीं किया है, उनके हृदय को जीता, और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंश में कायम है। अब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते ही जा रहे हैं। इसलिए हमारे समाज में, हमारे भारत में हम देखते हैं कि जैसे ये संस्कृति पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो हम कहते हैं कि व्याख्यान का उनका अंश है, उन्होंने भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से एकता है, और एकता रहने के लिए हमें अहिंसा के पथ पर चलना है। अगर आप अहिंसा के पथ पर चलेंगे तो किसी भी प्रकार का संघर्ष हो ही नहीं सकता, ऐसा उनका मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम यह बात अब भूल जा रहे हैं, इस चेतना से हम दूर जा रहे हैं। कई जो महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन का त्याग करके भारत को आगे बढ़ाने और भारत में अहिंसा निर्माण करने की, त्याग की भावनाओं को लोगों के मन में पैदा किया है। अब भारतीय संस्कृति के ऐसी हैं कि जिसमें हम किसी भी भाषा, धर्म, जाति, वर्ण को कम समझते नहीं हैं। हर एक को समानता है, हर एक व्यक्ति को धर्म, जाति, वो अपने मन से कौन सी भी जाति में जा सकता है, कौन सी भी भाषा, जैसे हम कह सकते हैं कि वो उसमें कौन सी भी भाषा वह सीख सकता है। किसी भी प्रकार का उन पर बंधन नहीं है। यदि भारत के एक विषय में शाहजहां ने भी एक भवन पर गुदवाया था या लिखा था, यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा
तथा पृथ्वी पर स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब भूमंडल के सारे मानव अहिंसा सत्य सेवा को अपना आदर्श मानने लगेंगे। और समाज के प्रति हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ उत्तरदायित्व है। जब वो अपने इस जिम्मेदारी को जान सकेगा कि केवल अपनी खुद की जीवन जीना यह नहीं है, आज वह जिस समाज में रह रहा है उस समाज का हमें कुछ लेन या कर्ज चुकाना है। हर एक व्यक्ति के मन में अगर यह भावना जागृत होती है तो वो अपने भारतीय संस्कृति को कभी भी, यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के जो मूल्य है और भूमंडल में मानव जाति को अगर अहिंसा पथ पर चलना है, संघर्ष करना नहीं है, तो वह अहिंसा और सत्य सेवा को आदर्श मानकर ही चल सकता है। हमें कहीं न कहीं अपने जीवन का कुछ अंश समाज के देश के लिए देना है ताकि अपनी भारतीय संस्कृति हमेशा, यानी हम रहे ना रहे, हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा रहेगी। अब इसके बाद हम जीवन का व्यवसाय जो नारी विषयक लेख है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित, उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैंने पहले ही कहा है कि हिंदी डिपार्टमेंट में आकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।